एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह से किसी जातक के एक जन्मदिन से दूसरे जन्मदिन तक कोई एक भाव एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेशन से कई और भाव और ग्रह एक्टिवेट होते हैं जो अपना प्रभाव देते हैं। आज ऐसे ही विषयों पर हम बात करेंगे एक और कुंडली पर। ये कुंडली है 24 नवंबर 1976 की। तुला लग्न की कुंडली है जिसमें राहु लग्न में बैठा है। तो इस जातक के अभी जीवन के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसके अब तक के जीवन में क्या परिस्थितियां रही हैं और आने वाले जीवन में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसके अब तक के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनके अब तक के जीवन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लग्न की बात करेंगे। लग्न भाव में राहु बैठा है, तुला लग्न है। नेचुरल कुंडली में लग्न भाव में मंगल की राशि आती है यानी मेष राशि आती है। इसका मतलब ये है कि राहु मंगल के भाव में बैठा है और इससे राहु मंगल के प्रभाव देगा। मंगल कारक है भूमि का, खनन का, वहीं राहु कारक है ठेकेदारी का। इसका मतलब है कि इस जातक ने अपने जीवन में अब तक भूमि खनन से संबंधित ठेकेदारी जैसे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब कैसे की वो हम कुंभ राशि से देखेंगे। कुंभ राशि जिस भी भाव में बैठती है उस भाव को एक्टिवेट 33 से 34 वर्ष की उम्र में करती है। इस कुंडली में कुंभ राशि बैठी है पंचम भाव में, यानी इस जातक का पंचम भाव 33 से 34 वर्ष की उम्र में एक्टिवेट हुआ है। कुंभ राशि का स्वामी शनि 10वें भाव में बैठा है कर्क राशि में, जो पंचम भाव से छठा भाव है। शनि नौकरी का कारक है, वहीं छठा भाव भी नौकरी का कारक है। इसका मतलब यह है कि इस जातक ने 33 से 34 वर्ष की उम्र के बीच में अपने करियर की शुरुआत करी, जो कि उन्होंने नौकरी से करी। अब ये 1976 की कुंडली है। इसका मतलब जो इनका 33 से 34 वर्ष का जो समय काल रहा है वो आया है 2007 से 8 के बीच में, यानी उस दौरान इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, नौकरी से शुरुआत की। फिर लग्न का प्रभाव देखते हुए उन्होंने भूमि खनन का और ठेकेदारी का काम किया है। अब पिछले बीते कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो इन जातक का 2017 में छठा वर्ष एक्टिवेट हुआ था, छठा भाव एक्टिवेट हुआ था। छठा भाव एक्टिवेट होने की वजह से ये छठा भाव अपने अच्छे परिणाम नहीं देके गया है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में मीन राशि है जिसका स्वामी अष्टम में बैठा है। इसका मतलब इसने जातक को अच्छे प्रभाव नहीं दिए हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु इन सब का कारक होता है, यानी कि इन सब में बढ़ोतरी इस जातक को इस दौरान आई है। उसके बाद एक्टिवेट हुआ है सप्तम भाव। सप्तम भाव में मेष राशि में केतु बैठा है। केतु भी सप्तम भाव में अच्छा नहीं है। सप्तम भाव होता है बिजनेस का भाव है, यानी यहाँ केतु बैठ गए, इसका मतलब इसने भी इन्हें बिजनेस में दिक्कतें दिलाई हैं। वहीं पिछले साल इनका एक्टिवेट हुआ था अष्टम भाव। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है गुरु, जो कि अच्छा नहीं है। इसने भी अपने अच्छे प्रभाव पिछले वर्ष से इस वर्ष तक नहीं दिए हैं। अब हम बात करेंगे नवम भाव की, जो इस साल 24 नवंबर से अगले साल 23 नवंबर 2021 तक एक्टिवेट रहने वाला है। अब नवम भाव में आप देखेंगे मिथुन राशि है। मिथुन राशि जिस भाव में बैठती है उस भाव के कारकों के साथ में धोखा होता है। इस कुंडली में मिथुन राशि बैठी है नवम भाव में। नवम भाव कारक है पिता का, गुरु का, तो यानी कि इस जातक के पिता गुरु के साथ में धोखा हुआ होगा। ऐसी संभावना इस कुंडली से देखने को मिल रही है। अब ये भाव एक्टिवेट हो रहा है नवम भाव। नवम भाव में पड़ी है मिथुन राशि, यानी 3 अंक है, जिसका स्वामी बुध दूसरे भाव में बैठा है सूर्य और मंगल के साथ 8वीं राशि में, यानी वृश्चिक राशि में सूर्य बुध मंगल तीनों साथ में बैठे हैं। बुध की एक और राशि है कन्या राशि, जो 12वें भाव में
स्थित है। अब इस कॉम्बिनेशन से क्या हमें पता चलता है वो हम देखेंगे। यानी कि नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है जिसका स्वामी बुध दूसरे भाव में बैठा है जो नवम भाव से छठा भाव है, और साथ ही बुध की एक और राशि 12वें भाव में बैठी है, छठी राशि जो है। इसका मतलब इस साल एक्टिवेट होने वाले भाव है नवम, 12वां और दूसरा भाव। इन 3 भावों के इन्हें प्रमुख रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या परिणाम होंगे वो हम देखते हैं। अब नवम भाव से छठे भाव में बैठा है बुध सूर्य और मंगल के साथ वृश्चिक राशि में, तो ये अच्छे परिणाम तो नहीं दे रहा है। सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि में। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य वृश्चिक राशि में यदि हो तो इसका मतलब है कि जातक के पिछले जन्मों के कुछ पेंडिंग कर रह गए हैं, यानी कि हम अपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा काम जातक छोड़ के आया है जो इस कुंडली से देखने को मिल रहा है। वहीं सूर्य जो है वो नवम भाव से छठे भाव में बैठा है। छठा भाव शत्रुता का होता है, ऋण रोग का होता है, यानी कि सूर्य जो सरकार का कारक है वो ये दर्शा रहा है कि सूर्य की वजह से इस जातक को सरकार से बार बार शत्रुता यानी विवाद होंगे। साथ ही मंगल यहाँ बैठा है दूसरे भाव में, ये देखने और ये ध्यान देने वाली बात है। अब चूंकि मंगल बैठा है, मंगल भूमि का कारक है, तो इसका मतलब है कि इस जातक को सरकार से जो भी विवाद होगा वो भूमि से संबंधित होगा। वहीं मंगल भाइयों का भी कारक है, तो इसका मतलब ये है कि इस 1 वर्ष में इस जातक का अपने भाइयों से भी विवाद हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। मंगल को देखते हुए अगर हम भूमि विवाद की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़े जिससे इन्हें ऋण लेना पड़े, ऐसी पूरी संभावना इस कुंडली को देख के दिखाई देती है। अब इनकी भूमि ये जो गिरवी रखेंगे वो रखेंगे कैसे, भूमि कौन सी, वो हम देखेंगे बुध नवम और 12वें भाव से। नवम भाव जो एक्टिवेट हो रहा है और 12वां भाव जो एक्टिवेट हो रहा है वो 12वां भाव नवम भाव से चौथा भाव है। चौथा भाव होता है नेचुरल कुंडली में उसे हम प्रॉपर्टी का भाव कहते हैं, अचल संपत्ति का भाव होता है। वहीं इन दोनों का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरा भाव है पैतृक संपत्ति का भाव, यानी कि इस जातक के जो पिता हैं उन्होंने इनके नाम कई सारी पैतृक संपत्ति छोड़ के गए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा अचल संपत्ति मिली है। तो उस अचल संपत्ति में से इस वर्ष जो नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है उसमें से कुछ अचल संपत्ति इन्हें गिरवी रखनी पड़ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल बुध साथ में बैठे हैं। बुध भी आया है, बुध भी नवम भाव से छठा भाव है, तो ये भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। परिणाम क्या होंगे? परिणाम होंगे कि बुध जो बिजनेस और ट्रेडिंग का कारक है, इसका मतलब ये है कि इन्हें बिजनेस में, ट्रेड में बहुत नुकसान हो सकता है। साथ ही बुध कारक है बहनों का, यानी बहनों से भी विवाद इनके हो सकते हैं, यानी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट इस साल इस नवम भाव के एक्टिवेशन से हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि नवम भाव जो इस जातक का एक्टिवेट हो रहा है वो कुछ बहुत अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन यह एक बात और ध्यान देने वाली है, नवम भाव जो है वो भाग्य और आशीर्वाद का भी भाव है। तो जब इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसमें इन्हें आशीर्वाद, इनका भाग्योदय कैसे होगा, आशीर्वाद कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और वो फलेगा कब, वो हम देखेंगे। अब इसके लिए हम देखेंगे तीसरे भाव को। क्यों? तीसरे भाव में जो राशि है वो है नवम राशि, यानी धनु राशि। धनु राशि नेचुरल कुंडली में नवम भाव में आती है, जो धर्म स्थान का, धर्म कर्म का, भाग्य का, आशीर्वाद का, इन सब का कारक है। तो यानी इसका मतलब है कि अगर जातक को आशीर्वाद मिलेगा इस वर्ष तो वो तीसरे भाव से संबंधित होगा। अब इस कुंडली में आप देखिए कि धनु राशि है तीसरे भाव में। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का कारक है।
धनु राशि धर्म स्थल की धार्मिक कार्यों की राशि है। तो यानी कि और साथ ही यहाँ एक चीज और देखने वाली, यहाँ तीसरे भाव में लग्नेश चंद्रमा के साथ में गुरु की राशि में बैठा है। यानी कि इस वर्ष इन्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो किसी स्त्री से मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है कि इस वर्ष इस जातक के जीवन में ऐसी एक घटना घटित होगी जिसकी वजह से एक छोटी यात्रा करेंगे जो एक धार्मिक स्थल पे होगी। उस धार्मिक स्थल पे कोई स्त्री इनसे भोजन के रूप में या वस्त्र के रूप में दान मांगेगी जो इन्हें करना होगा। अगर ये उस स्त्री को भोजन या वस्त्र के रूप में सेवा उसकी करते हैं तो उसका इन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो तत्काल फलेगा, जिससे इस वर्ष इनकी आने वाली जो नेगेटिविटीज है, जो बुरे प्रभाव है, कुप्रभाव है, वो बहुत जल्दी कम होने लगेंगे। अब स्त्री ही क्यों आएगी और वो कैसी भी स्त्री हो सकती है? तो शुक्र और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वो स्त्री या तो इनकी माता की उम्र की हो सकती है या इनकी पत्नी की उम्र की कोई विवाहित यानी सुहागन महिला भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर ये उस स्त्री की सेवा करेंगे, उसको भोजन वस्त्र दान करेंगे तो उसकी इन्हें कृपा होगी, उससे इन्हें आशीर्वाद मिलेगा और उस वजह से इनके कई कष्टों का निवारण होगा। लेकिन मेरी इस जातक को या और जो भी लोग जिनकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं उन सबको मेरी ये सलाह है कि वो इस बात का इंतजार ना करें कि ये घटना जब घटित होगी तब हम जाएंगे, तब ऐसा आशीर्वाद हमको मिलेगा सेवा करने पर। ना, अगर हो सके तो वो इस वर्ष एक छोटी यात्रा किसी धार्मिक स्थल पर जरूर करें। वो धार्मिक स्थल देवी का ही होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और चंद्र बैठे हैं इस वजह से। तो आप किसी धार्मिक स्थल पर छोटी यात्रा करें, वहां इंतजार करें आप, मतलब वहां पे आपके पास कोई स्त्री आएगी, उसकी आप सेवा करें, भोजन के रूप में वस्त्र के रूप में उसकी आप सेवा करेंगे तो उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात करें, अब आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? तीसरे भाव से ही क्यों होगा? क्योंकि तीसरा भाव अपनी सीधी दृष्टि नवम भाव पे डाल रहा है। तो तीसरे भाव से जब ये छोटी यात्रा करके उस स्त्री की सेवा करके जब ये आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो इनका ये तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव नवम भाव पे पड़ेगा और इनका भाग्योदय हो जाएगा, जिससे इनकी कई सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये थी नवम भाव की बात। अब 12वां भाव जो एक्टिवेट हो रहा है वो भी अपने प्रभाव देगा। 12वां भाव है अंधेरी जगह का कारक है और पब्लिक के भाग्य का कारक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है, ऐसे संयोग बन रहे हैं कि इस जातक को इस वर्ष पब्लिक के भाग्य से किसी ऐसी जगह से उन्हें धन लाभ हो जहां से उन्हें कोई उम्मीद ना हो, बिल्कुल आकस्मिक रूप से उन्हें धन लाभ होगा। साथ ही 12वां भाव पिछले जन्मों के कर्मों का भी भाव है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है कि इन्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी धन लाभ होगा। धन लाभ ही क्यों होगा? क्योंकि इस भाव का स्वामी बुध दूसरे भाव में बैठा है जो धन का कारक है। साथ ही राहु की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि राहु लग्न में बैठा है। अभी हाल ही में 23 सितंबर को इसी वर्ष राहु ने राशि परिवर्तन किया है, जो कि तुला लग्न वालों के लिए चेतावनी है कि वो किसी धर्म स्थल पे ना जाए, नहीं तो उनके साथ उनका नुकसान होगा। लेकिन इस कुंडली में ऐसा विचित्र योग बन रहा है कि ये जातक जब धर्म स्थल पे जब जाएंगे, यात्रा करेंगे तो इनका आशीर्वाद जब ये लेंगे तो इनका भाग्य खुलेगा। मतलब जब ये छोटी यात्रा करेंगे, धर्म स्थल पे जाएंगे, तब इन्हें लाभ होगा। अब हमने ये जो प्रेडिक्शन किया है इसको हम पाराशर विधि से भी चेक करेंगे। ये हमने आपको बताया, जो भी प्रेडिक्शन वो हमने बताया आपको हमारी क्लासिक टेक्निक से,
जिससे हम ये देखते हैं कि एक एक भाव जो एक एक वर्ष में एक्टिवेट होता है एक जन्मदिन से दूसरे जन्मदिन तक, वो अपने कैसे प्रभाव देता है। अब हम पाराशर विधि से भी इसे चेक करेंगे। तो अभी आप देखिए, इस समय शनि इस जातक के चौथे भाव में गोचर कर रहा है। इस समय शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है और सभी ज्योतिषी, हर फील्ड के ज्योतिषी जानते हैं कि शनि की दृष्टि कभी भी अच्छी दृष्टि नहीं होती। यानी शनि की जिस भाव पे दृष्टि पड़ती है वो उस भाव पे अपने कुप्रभाव देता है। तो आप देखेंगे इसकी कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है और कैसे प्रभाव इस जातक को मिलने वाले हैं। शनि की सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, तीसरी दृष्टि। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब छठे भाव पे पड़ रही तो ये दर्शा रहा है कि शनि इस जातक को ऋण, रोग, शत्रुता ये सब दिलाएगा, जो हमने सूर्य बुध मंगल से भी देखी थी। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, जो कर्म का भाव है, यानी इनका जो काम है, जो भी इनका प्रोफेशन, जो वर्क है वो अफेक्ट होगा, उस पर अच्छे प्रभाव नहीं पड़े, बुरे प्रभाव आएंगे, नुकसान होगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह के प्रभाव शनि दे रहा है। वहीं शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पे। अब लग्न भाव जो है वो हमारा शरीर है, सेल्फ है, हमारा स्वास्थ्य, हमारे प्रयास, सब कुछ जो हमसे है वो सब लग्न भाव दर्शाता है। तो यानी कि जो हमारे सेल्फ एफर्ट्स हैं उन पे भी जातक को अपने सेल्फ एफर्ट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रगल कराएगा, मेहनत करवाएगा। साथ ही स्वास्थ्य इनका डगमगाया रहेगा, मतलब स्वास्थ्य जो है खराब रहेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी रूप से उन्हें स्वस्थ नहीं होने देगा। जो भी इन्हें हर रूप से अपनी जो उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से इन्हें बहुत मेहनत करवाएगा शनि। लेकिन ये तभी होगा जब शनि इस वर्ष यानी कि 24 नवंबर 2020 से लेके 23 नवंबर 2021 के बीच में लग्न या राहु की डिग्री से गुजरेगा। अगर ऐसा होता है तो ही शनि अपने प्रभाव देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये थी इस कुंडली की प्रेडिक्शन। इसके बारे में हमने बताया कि कैसे एक भाव से अलग अलग भाव एक्टिवेट होते हैं और उनके क्या प्रभाव होते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका इस समय कौन सा भाव एक्टिवेट है, कौन से प्रभाव वो आपका भाव आपको देगा, किस तरह से आप अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।